ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेमेशन की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ना है? इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यूज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंजरी। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? बेसिकली जितने भी हमारे पास लिविंग टिश्यूज होते हैं, जो वो रिएक्शन शो करते हैं, यानी जब भी किसी भी कोई भी इंजरी होती है तो उसके रिजल्ट में जो वो रिएक्शन शो करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो वेस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं या वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं, जब भी उनको इंजरी पहुंचती है तो वो एक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, एक रिस्पॉन्स शो करेंगे जिसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। और इसके रिजल्ट में क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन रिच एक्सुडेट बनता है। ठीक है, अब आपके पास एक्सुडेट बेसिकली मटेरियल होता है, डिस्चार्ज का मटेरियल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सुडेट की जो है वो एग्जैक्ट बताएं आपको, तो एक इस तरह का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स से बेसिकली लीक आउट होता है। ठीक है, और वो अपने पास वाले जो टिश्यूज होते हैं वहां पे जाके स्टे करता है, उसको हम एक्सुडेट करते हैं। अगर आपको एक्सुडेट की पूछा जाता है तो एक्सुडेट क्या है? कि एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल से निकलता है। ठीक है, ये इसके अंदर सेल्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फ्लेमेशन वाले एरिया से निकलता है, इसको आप पास भी कह सकते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में से लीक आउट होके ये नियर बाय टिश्यूज में चला जाता है। ठीक है, तो एक्सुडेट उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके नतीजे में एक प्रोटीन रिच मटेरियल निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्सुडेट, प्रोवाइडेड द इंजरी हैज नॉट बीन सिवियर इनफ टू डिस्ट्रॉय द एरिया। मतलब कि वो इस चीज को इंश्योर करवाता है कि इतनी ज्यादा सिवियर इंजरी ना हो कि एरिया सारा इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपके पास ना एडवांटेजेस भी हैं इन्फ्लेमेशन के और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या आता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, यानी अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, उनके बारे में आपको एक तो आइडिया हो जाता है, और ये कि उनको हीलिंग का, उनको रिपेयर का मौका मिलता है। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आता है कि इन्फ्लेमेशन बेशक क्लियर करता है इन्फेक्शन को, ठीक है, रिपेयरिंग वगैरह हीलिंग वगैरह को इंश्योर करवाता है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है वो हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक वायरल इन्फेक्शन है, इंसेफेलाइटिस। ठीक है, उसका जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से ब्रेन की स्वेलिंग, ठीक है, और स्वेलिंग के बाद जो है वो डेथ हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली जो है वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास मोस्टली पीरियड का डिफरेंस होता है। ठीक है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है वो आपके पास क्रोनिक होती है। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? कि इज द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी। जब आप इमीडिएट रिस्पॉन्स जो शो करते हैं इंजरी के नतीजे में, वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। A critical function of this response is to deliver the leukocyte to the site of injury। यानी इसका फंक्शन यही होता है कि उसने ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उनको इंजरी की साइट पे लेके जाना होता है। फिर वहां पे क्या होता है? वेयर दे हेल्प क्लियर इन्वेडिंग इन्फेक्शन। ठीक है, जहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन को क्लियर कर देता है। एज वेल एज डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यू, और जहाँ पे जो खराब टिश्यू होता है, जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है, उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं इंजरी के अगेंस्ट। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आ जाता है। कॉजेज क्या होती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की? जब कोई ट्रॉमा हुआ है, जैसे कोई क्रश या कटिंग की सूरत में, केमिकल इंजरी की सूरत में, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी यानी हीट थेरेपी, हीट, अल्ट्रावायलेट रेज या बीटा रेडिएशन, ये सारी इसके नतीजे में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इंजरी टू कोल्ड एंड हीट, ठीक है, इंजरी ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है आपके अंदर इन्वेड हो गया, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। या इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, यानी आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हुई है, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज तक होती है। ठीक है, इसके अंदर एक्सुडेट बनता है, जो हमने पढ़ा कि एक मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, और इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट अकोमुलेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि हम बॉडी को दोबारा नॉर्मल की तरफ लेकर जाएं। इस वजह से उसके अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट की अकोमुलेशन हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। अब जो आपके पास यूएचएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, चेंजेस क्या क्या होती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। ठीक है,
तो आपके पास ना दो तरह की चेंजेस होती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। एक आपके पास वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, यानी जो वेसल्स में होती हैं, और दूसरी आपके पास डब्ल्यूबीसीएस की सेलुलर इवेंट्स लेवल पे जो चेंजेस आ रही होती हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो चेंजेस आती हैं वेस्कुलर लेवल पे, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके लेवल पे, और डब्ल्यूबीसीएस के लेवल पे। वेस्कुलर चेंजेस क्या होती हैं कि एक तो सबसे पहले नंबर पे जो ब्लड वेसल्स का कैलिबर है, यानी उसको उनका साइज है, वो कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो में भी चेंजेस आ सकती हैं। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो वेसल्स हैं वो मोर परमेबल हो सकती हैं, यानी वहां से जो है ना वो मटेरियल बाहर भी जा सकता है, मटेरियल अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स, ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स में क्या होगा, मार्जिनेशन है, एडहेशन है, इमिग्रेशन है, कीमोटैक्सिस है, एंड फिगोसाइटोसिस है। इसको तो चाहे आप मायसिप से याद रख सकते हैं, ठीक है, मायसिप के नाम से ल्यूकोसाइट सेलुलर इवेंट्स को याद रखने आपने। और ये होते क्या क्या है इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। वेस्कुलर चेंजेस में सबसे पहले आपके पास आता है चेंजेस इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ा, चेंजेस इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स। कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है कि कभी साइज इनका इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, यानी जिस तरह इनिशियल वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी कोई इंजरी होती है ना तो ब्लड वेसल्स फौरन से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है, तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ताकि जो ब्लड है उसका लॉस कम हो। तो इनिशियल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, बाद में वेजो डायलेशन हो जाती है, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन का ड्यूरेशन खत्म होता है तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में बाद में वहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाती है, ठीक है। वहां पे मोस्टली आपको एरिया रेड नजर आता है, स्वेलिंग नजर आती है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पे वेजो डायलेशन हो जाती है। ये हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस में सबसे पहला पॉइंट था, चेंजेस इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद चेंजेस इन द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो जो है वो वहाँ पे इंक्रीज होता है। पहले नंबर पे तो वहाँ पे ब्लड वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्लो डाउन होने में जो मेन रीजन होती है वो यही होती है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी, यानी जो वेसल्स हैं वो परमेबल होती हैं, उनके अंदर से फ्लूइड जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। वहाँ पे ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जो गहरापन होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और ब्लड की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे पास आता है ब्लड फ्लो में चेंजेस। पहले इंक्रीज होती है ब्लड वेलोसिटी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर आपके पास आता है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड एक्सुडेशन, यानी जो परमेबिलिटी होती है कैपिलरीज वगैरह की, वो पोर्स में से गुजरने की जो सलाहियत है वो हमारे पास होती है इनके अंदर, वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये पोर्स होते हैं वो नॉर्मली परमिट करते हैं, यानी परमिशन देते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो गुजर जाएं, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, देयर इज एन इमीडिएट मार्क्ड इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फ्लूइड जो होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाइडनिंग ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस अकर, मतलब जो सेल्स के अंदर स्पेसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड वगैरह बाहर चला जाता है, जिसे हम एक्सुडेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक्सुडेशन के प्रोसेस के बाद जो है ना हमारे पास टिश्यू स्वेलिंग और इन्फ्लेमेटरी एडिमा, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो अपीयर होती हैं। तो ये आपके पास एक कह लो थर्ड वाला पॉइंट था, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड फ्लूइड जो है वो फ्लूइड एक्सुडेशन, ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए हम जो ल्यूकोसाइड यानी सेल लेवल पे जो इवेंट्स हो रहे थे वो कौन कौन से थे, हमने माइसिप के नाम से याद किए थे, जिसमें आपके पास मार्जिनेशन है, एडहेशन है, इमिग्रेशन है, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस है, ठीक है। अब ये जो वेस्कुलर परमेबिलिटी हमने ऊपर पढ़ी है ना, इसका थर्ड वन वाला पॉइंट वेस्कुलर परमेबिलिटी का, उन्होंने इसका कुछ मैकेनिज्म भी बता दिया कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 मैकेनिज्म्स होते हैं एंडोथेलियल परमेबिलिटी के। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एंडोथेलियल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, कैल्शियम का रोल होता है। एक्टिन फिलामेंट जो है उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी रिट्रैक्शन होती है, यानी वो दोबारा खुलते हैं। एंडोथेलियल इंजरी रिजल्ट्स इन एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस, इनकी वजह से भी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी ये 5 पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा लिकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी, यानी वहां से इंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं ना वो अगर इंजाइम्स रिलीज करते हैं वो जाके इनका अकोमुलेट इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। लीकेज फ्रॉम डिजनरेटिंग कैपिलरीज, यानी जो वुंड हीलिंग हो रही होती है तब नई नई कैपिलरीज बन रही होती है, उसकी वजह से भी जो है ना वो आपके पास लीकेज जो है वो शो करती है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 पॉसिबल मैकेनिज्म्स थे जिनकी वजह से आपके पास जो है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स आपके पास ना बेसिकली एक रेड लाइन होती है जो फ्यू सेकंड्स ऑफ इंजरी में जो है वो बनती है, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट जब भी लगेंगे तब ये मोस्टली बनती है। ये क्यों बनती है, क्योंकि हिस्टामिन वगैरह जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है, रेडनेस होती है, आर्टरीज होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर दिखाऊं तो रेड लाइन किस तरह से
बनती है या उसका ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या क्या रीजन जो है वो शामिल हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास उन्होंने यहाँ पे एक रेड लाइन ये इस तरह से करके दिखाया हुआ है। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स दिखा हुआ है कि एक रेड लाइन की फॉर्मेशन होती है जब भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपको लगता है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रिपल रिस्पॉन्स देखें, रेड डायरेक्शन रेड लाइन बनती है जो कि वेजो डायलेशन के नतीजे में फ्यू सेकंड्स के बाद बनती है। फिर व्हील है, व्हील यानी अडीमा होना शुरू हो जाएगा वहां पे, ठीक है। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सुडेशन वगैरह होगा, ये तकरीबन 1 मिनट में होता है। और लास्ट पे फ्लेयर होता है। फ्लेयर क्या होता है कि रेडनेस स्प्रेड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर स्लोली स्लोली डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो हमने जो ट्रिपल रिस्पॉन्स पढ़ना है उसमें हमने क्या पढ़ना है कि जब इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, रेड लाइन बनती है पहले, ठीक है। शार्पली डिमार्केटेड रेड लाइन एट द साइट ऑफ स्ट्रोक ड्यू टू द कैपिलरी डायलेशन की वजह से। उसके बाद फ्लेयर है, फ्लेयर क्या 15 to 30 सेकंड्स के बाद एक फ्लेयर बनेगा, ठीक है, आर्टरी की डायलेशन की वजह से। उसको आप फ्लेयर भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप उसको जो है ना वो एक्सोन रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर व्हील है, व्हील क्या होता है, रेड लाइन की साइड के ऊपर एक व्हील बनता है क्योंकि फ्लूइड वगैरह जो होता है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, उसको हम कहते हैं ये व्हील फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है ना वो मोस्टली होता है। अभी जो ट्रिपल रिस्पॉन्स की अब आप एक दफा डायग्राम देखेंगे ना तो आपको ये ऑलमोस्ट याद रहेगा कि हमने जो पहले नंबर पे चीज पढ़ी है, दूसरे नंबर पे चीज पढ़ी है और तीसरे नंबर पे चीज पढ़ी है वो किस तरह से होते हैं। इस तरह से पहले एक लाइन बनती, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इंजरी के बाद आप देखेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा, और थोड़ी देर बाद जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। तो इसको कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो है पिक्चर पैटर्न आ जाता है वेस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज होने का। अभी तक उसने वेस्कुलर परमेबिलिटी को ही डिस्कस किया है। वेस्कुलर परमेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, और अब वो डिस्कस करने लगा कि पैटर्न क्या होता है वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने का। मोस्टली उसने कहा 3 पैटर्न्स होते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के, इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स और इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स। यानी अगर आपके पास जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो किस फॉर्म में अपीयर हो रही है, 3 पैटर्न्स हैं उसके। अब 3 पैटर्न्स के अंदर अगर हम देखें तो इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या है कि ये माइल्ड इंजरी के नतीजे में होगा। आपने सिर्फ इसका टाइम याद रखना है, 1 to 2 मिनट्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी, और ये कब तक रहता है, 15 to 30 मिनट्स तक, ठीक है। इसकी परमेबिलिटी जो मोस्टली होती है वो हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, लिकोट्राइन्स इनकी वजह से होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी गैप्स होते हैं इंटरएंडोथेलियल गैप्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वहां से सारी प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं। इसको एक्सीलरेट फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये है इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। उसके बाद डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है, मॉडरेट इंजरी के नतीजे में, वो था माइल्ड इंजरी, ये है मॉडरेट इंजरी। हेयर द इंक्रीज इन परमेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 30 मिनट्स to 10 आवर्स, ठीक है, और 4 to 12 आवर्स तक वो पीक तक चली जाती है, ठीक है। ये मोस्टली सनबर्न या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जब अटैक करते हैं तब होते हैं। इसमें हमारे पास डायरेक्ट इंजरी होती है एंडोथेलियल सेल्स की। उसके बाद आपके पास इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। इमीडिएट प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स हेयर इंजरी के नतीजे में होता है। हाई परमेबिलिटी बिगिंस इमीडिएटली, यानी इंजरी के फौरन बाद ही परमेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है और ये सेवरल डेज तक रहता है, इसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है। और ये एंडोथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस की वजह से होता है। ये एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी की वजह से था, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस की वजह से होता है। तो ये हमारे पास 3 पैटर्न्स हैं कि अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी हो रही है तो सिवियरिटी ऑफ इंजरी की बेस पे उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास मैकेनिज्म है फ्लूइड एक्सुडेशन का, कि जो फ्लूइड एक्सुडेशन होती है ये आपके पास किस तरह से हो सकती है। यानी वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड एक्सुडेशन, ये 2 पॉइंट्स थे ना हमारे पास। हमने वेस्कुलर परमेबिलिटी को तो पढ़ लिया, आगे आपके पास फ्लूइड एक्सुडेशन आ जाता है। फ्लूइड एक्सुडेशन में क्या है जी, आपको पता है कि जो कैपिलरीज हैं हमारी वो फ्रीली परमिएबल होती हैं वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। मतलब वाटर को भी गुजरने की परमिशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी गुजरने की परमिशन है, लेकिन प्रोटीन्स को गुजरने की परमिशन नहीं है या लार्जर मॉलिक्यूल्स को गुजरने की परमिशन है, ठीक है। रैपिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर वाटर, या 70% ऑफ वाटर जो है ना वो क्रॉस कर जाता है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं वो कहते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं इस ट्रांसपोर्ट को। उसमें सबसे पहले है कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कितनी पावर है कि वाटर जो है वो वेसल से बाहर जा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसका मतलब ये है कि कितनी पावर है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास वेसल के अंदर रहेंगी, ठीक है, उसका प्रेशर डिपेंड करता है। तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी जो बाहर स्पेस है सेल के बाहर उसके अंदर प्रोटीन कितनी होल्ड करके रह सकती हैं, या पुल जो है वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कितनी जो है वो जा सकती है।
तो ये तीन चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमारे पास फ्लूइड एक्सुडेशन का मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से हमने पढ़ा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी फ्लूइड जो है वो वेसल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब फ्लूइड सारा बाहर चला गया। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी अलाउइंग प्लाज्मा प्रोटीन टू एंटर इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास मोस्टली बढ़ जाता है और वो क्या करता है ब्लड वेसल्स के अंदर से जो है वो प्रोटीन बाहर निकाल लेते हैं। तो दो तरीकों से, या तो हमारे पास जो है वो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए और दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में है। ये दो प्रोसेस अगर ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्सुडेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो कि अंदर वाली साइड पे है वो नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये दो चीजें अगर ज्यादा होंगी तो इन्फ्लेमेशन के दौरान फ्लूइड एक्सुडेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब फ्लूइड एक्सुडेशन के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में क्या आता है कि ये हमारे पास इरिटेंट वगैरह को डाइल्यूट कर लेता है, उनके इफेक्ट्स को खत्म कर देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इन एक्सुडेट में एक्ट एज अ केमिकल मीडिएटर फॉर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वो केमिकल मीडिएटर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये आपके डिफेंसिव सब्सटेंस है। ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह को इन्फेक्शन के साइड पे लेकर आएगा। लैक्टिक एसिड जितने बनते हैं लिकोसाइड से, ये उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा। योर फिब्रिन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द इन्फेक्शन एंड सर्व्स फॉर रिपेयर। ठीक है, मतलब फिब्रिन जो होते हैं वो एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं। इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस में देखें तो आपके पास ये स्वेलिंग कॉज करता है। ठीक है, टिश्यू प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो फिब्रिन डेपोजिशन होती है उससे कॉन्टिन्यूसली अगर डेपोजिशन होती रहे तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्सुडेट क्या होता है हमने पहले पढ़ लिया कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है जो कि वेसल से लीक आउट करता है। और कहाँ पे लीक आउट करके जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है। और जाता है क्यों है, जब वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, निमोनिया की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, प्लूरिफियन की वजह से, तो तब तब क्या होता है वेसल्स में से जो है वो फ्लूइड लीक आउट होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट कहते हैं। ट्रांसुडेट जो होता है इससे ऑपोजिट है कि एक ब्लड प्लाज्मा का जो है वो फिल्ट्रेट होता है। बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट लो होता है और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास रीनल फेलियर में और कार्डिक फेलियर में मोस्टली होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा था, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के। एक्सुडेट में ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में होता है। ठीक है, एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है तब होता है, इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन 1.016। आरबीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं। कोगेबिलिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू फिब्रिनोजेन। एलडीएच 200 से ज्यादा होता है। ये और ट्रांसुडेट जो है वो प्लाज्मा का अल्ट्राफिल्ट्रेट है। इंक्रीज वेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से होता है, इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम होता है, लेस देन 1.01। अच्छा, हमारे पास ये एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस था। एक्सुडेट में हमारे पास और ट्रांसुडेट में जो जो चीज़ों का डिफरेंस होता है ये आपने ना एक एक मतलब पॉइंट वाइज याद करना, ये जल्दी याद हो जाएगा। जैसे इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन और इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोथेलियल डैमेज, यानी जब एंडोथेलियल डैमेज होता है ये तब बनता है, या परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तब बनता है। और ये कब बनता है, ट्रांसुरेट, जब वेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी वेसल्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर है वो ज्यादा होता है उसके नतीजे में। इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसके अंदर लो प्रोटीन कंटेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1.016, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.016। ठीक है, एक्सुडेट के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो है वो हमारे पास आरबीसीज नेवर प्रेजेंट। कोगुबिलिटी जो होती है वो फिब्रिनोजिन की वजह से होती है, इसके अंदर कोगुबिलिटी एब्सेंट होती है क्योंकि फिब्रिनोजिन ही नहीं होती तो कोगुबिलिटी भी नहीं होती। एलडीएच मोर देन 200, इसके अंदर एलडीएच लेस देन 200। एग्जाम्पल्स में कंडीशन होती हैं जो कि बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है या टीबी है, और इसके अंदर लीवर की सिरोसिस, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास समरी उन्होंने एक बता दिया वेस्कुलर चेंजेस के अंदर जो जो होती हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर वेस्कुलर चेंजेस, उसकी एक समरी बता दी है।
कि पहले वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, फिर हमारे पास ब्लड वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में आपके पास फ्लूइड एस्केप हो जाता है, फ्लूइड बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकोमोलेट होता है, वहां पे एक्सुडेट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और फ्लूइड जो लीव करता है वो क्यों करता है, एक तो कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरा ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर को मूव करता है। अब हमारे पास ल्यूकोसेलुलर सेल ल्यूकोसाइट्स के इवेंट्स आ जाते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स जिन जिन इवेंट्स की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ल्यूकोसाइट्स के भी कुछ इवेंट्स होते हैं, मार्जिनेशन मायोसिन के नाम से हमने पढ़ा था, मार्जिनेशन है, ठीक है, मार्जिनेशन और ये सारी चीजें हैं। उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने सबसे पहले आपको लिकोसाइट सेलुलर इवेंट्स के बारे में बता दिया कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें जो है वो लिकोसाइट्स बहुत ज्यादा जाते हैं साइट ऑफ इंजरी की तरफ, ताकि वो इन्फेक्शन को कोप अप कर सकें, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आपके पास सबसे ज्यादा होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है उसमें आपके पास लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स और क्रोनिक में हमारे पास लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स डोमिनेट होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स की मतलब तीन ही चार तरह के हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स हमने पढ़ लिया एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं, मोस्टली 1 to 2 days बाद जो होते हैं ना वो, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, मोनोसाइट जो है वो न्यूट्रोफिल की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट है, और बाद में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत क्रोनिक हो जाता है तो उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इयोसिनोफिल भी मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन में हमारे पास आते हैं, ठीक है, यहाँ पैरासिटिक इन्फेक्शन में इयोसिनोफिल भी आपको मिलेंगे। अब सेलुलर इवेंट्स का सीक्वेंस हमने मायोसिप के नाम से पढ़ा है, मार्जिनेशन, एडहेशन, इमिग्रेशन, कीमोटैक्सिस और फिगोसाइटोसिस। तो माइग्रेशन में क्या होता है, ये किस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें लिकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो हमारे पास ब्लड फ्लो यानी जहाँ पे वेसल्स है, ठीक है, उसकी एंडोथेलियम है, एक वेसल है उसकी एंडोथेलियम होती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो उसका आउटर मार्जिन होता है वहां पे जाके आपके पास जितने भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, कैलो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन, ठीक है। मार्जिनेशन अगर आपने देखना हो, डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो एंडोथेलियम की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब भी ब्लड फ्लो जो है वो होगा। मार्जिनेशन को ना हम कि क्या कह सकते हैं कि इस तरह से आप जो है वो इसको देख सकते हो। मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मैकेनिज्म ध्यान में भी रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल एक्सियल फ्लो होता है, मार्जिनेशन में या पेवमेंटिंग उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा मार्जिन पे यानी जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था उसके मार्जिन पे आके जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे हम कहते हैं मार्जिनेशन, ठीक है। अब देखिए आपके पास मार्जिनेशन, इसको हम रोलिंग भी कहते हैं, इसको हम मार्जिनेशन भी कहते हैं, मोस्टली ये ज्यादा अच्छी पिक्चर है जो कि इसको डिपिक्ट कर रही है। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनेशन, वैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो इस तरह से होता है, आरबीसीज दरमियान में मूव करते हैं, लेकिन जब मार्जिनेशन होते हैं तो आरबीसीज यहाँ पे आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आके उन्होंने जो है वो स्टोर होना शुरू कर दिया, यहाँ पे एंडोथेलियम के पास आके इन नॉर्मल ब्लड फ्लो आरबीसीज जो होते हैं वो जनरली ट्रेवल होंगे सेंट्रल एक्सिस, जैसे हमने पिक्चर देखी उसमें भी हमने देखा कि जो नॉर्मल फ्लो था उसमें आरबीसीज जो है वो बिल्कुल सेंटर में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आरबीसी सेंटर में है। लेकिन जब आपके पास मार्जिनेशन वाली स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है, आरबीसीज जो है वो बिल्कुल साथ साथ मूव करना शुरू कर देते हैं एंडोथेलियम, एज द वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लूइड सारा बाहर चला जाता है तो ब्लड जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्टिक टुगेदर एंड स्मॉल क्लम्प्स बना देते हैं, जिनको हम रोलैक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लम्प्स होते हैं वो हमारे पास लार्जर होते हैं, मोस्टली डब्ल्यूबीसी से भी लार्जर होते हैं, और उनको मोस्टली जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं कि वो पेरिफ्रीज में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डब्ल्यूबीसी इस तरह से कहाँ पे चले जाएंगे, पेरिफ्रीज में चले जाएंगे, तो ये हमारे पास मार्जिनेशन की स्टेज आ जाती है। उसके बाद आपके पास एडहेशन आ जाता है, एडहेशन में क्या होता है, लिकोसाइट्स एडहेयर टू द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। जितने भी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी वजह से जिसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो आपके पास वहां पे चले जाएंगे, जो है वो एंडोथेलियम की सरफेस के साथ जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो इमिग्रेशन आ जाती है। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो लिकोसाइड्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को लीव करके आहिस्ता आहिस्ता एंडोथेलियम के साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और एंडोथेलियल सरफेस के साथ आ जाएंगे, ठीक है, और इंटरसेलुलर जंक्शंस के पास जाएंगे जहाँ पे वो सुडोपोडियम लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस,
ठीक है, वो मिलेगी या जंक्शंस मिलेंगे, जिनकी वजह से वो उन पोर्स को थोड़ा सा वाइड करते हैं, ठीक है, वहां से स्क्वीज आउट हो जाते हैं, उससे हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल स्पेस में जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखें इसको डायग्राम के साथ, तो डायग्राम में आपको मिलेगा कि जो हमारे पास डब्ल्यू बेसिस से जिनकी हमने डायग्राम देखी थी, कि वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ से देखें, स्लोली स्लोली रोलिंग आउट लिकोसाइड्स, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव डाउन करना शुरू कर देंगे। और फिर हमने कहा कि वो इस तरह का स्पेस पोर्स देखते हैं जहाँ पे थोड़ी स्पेस होती है, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन के दरमियान जहाँ पे स्पेस होती है, वहां से बिल्कुल अपने प्रोजेक्शंस बना के तो वहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पास हमने क्या मैं कहना पड़ा, सबसे पहले ये फ्रीली फ्लोटिंग, ठीक है, ये आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज इस तरह से फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर मार्जिनेशन का प्रोसेस होता है। मार्जिनेशन का मतलब क्या है, कि जो ब्लड की एंडोथेलियम है उसके साथ आके उन्होंने जुड़ जाना है। क्यों जुड़ जाना है? क्योंकि सारा फ्लूइड तो बाहर निकल जाता है, ब्लड जो होता है वो गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब वो इसके एंडोथेलियम के साथ जुड़ जाएगा। फिर रोलिंग का प्रोसेस होता है, माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट करना शुरू कर देता है। वो इस तरह की जगह ढूंढता है जहाँ पे थोड़ी स्पेस होती है, ताकि वहां से वो अपनी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाए, और साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाने के बाद जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 2 से पेनिट्रेशन होते हैं ना, वो 2 से 10 मिनट का टाइम जो है ना वो लेती है, तो इससे पेनिट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास एमिग्रेशन का प्रोसेस भी हो गया। एमिग्रेशन में देखें, ये पेनिट्रेशन टेक प्लेस 2 to 10 मिनट्स। उसके बाद आपके पास कीमोटैक्सिस आती है। कीमोटैक्सिस एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिससे लिपोसाइड्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और मूव करते हैं किसी तरफ, एक अट्रैक्टेंट की तरफ, या केमिकल सब्सटेंस, यानी जो भी साइट ऑफ इंजरी होती है वहां पे एक स्पेशल किस्म का केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कीमोटैक्सिन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स लिखे हैं उन्होंने, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली कीमोटैक्टिक एजेंट को जनरेट करने के, ठीक है, लिकोसाइटोसिस के लिए। ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं। ये हमारे पास अराकिडोनिक एसिड होता है। अराकिडोनिक एसिड आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि आपके पास अराकिडोनिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम अराकिडोनिक एसिड को देखें, अराकिडोनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, तो अराकिडोनिक एसिड जो है वो आपके पास मोस्टली ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH के साथ एक एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स या लिकोट्राइन्स के जो सिंथेसिस होती है उसमें एक प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्टली A2 फॉस्फोलाइपेज A2 वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए भी हम इसको जो है वो अराकिडोनिक एसिड को यूज करते हैं। तो अराकिडोनिक एसिड के अंदर ये भी एक कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पे काम करता है, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है TNF आपके पास, वो भी कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ठीक है। और लास्ट आपके पास फिगोसाइटोसिस आ रहा है। फिगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कि जब अटैचमेंट हो गई लिकोसाइट्स की एक पार्टिकल के साथ, उसमें इसको इंजेस्ट कर लेना, ठीक है, उसको इनगल्फ कर लेना, इसको हम फिगोसोम भी कहते हैं। बाद में उसको डिग्रेड करना होता है, उसको किल करना होता है अपने अंदर से स्पेशल एंजाइम्स निकाल के, इस सारे प्रोसेस को हम फिगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये ना लास्ट में उन्होंने थोड़ी सी रिकॉग्निशन अटैचमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्सोनिन्स दी हुई हैं, और कुछ और C3b IgG। ये मतलब इस सेंस से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इसको भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। हम देखें, जैसे इसमें इनगल्फमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। इनगल्फमेंट मतलब कि जिसके जरिए लिपोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास कंप्लीटली इनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, इसको हम फिगोसाइटोसिस भी कहते हैं। लाइसोसोम बाद में डिस्चार्ज करते हैं अपना कंटेंट को उस फेगोसोम के अंदर और उसको किल कर देते हैं, ठीक है। ये किलिंग की उन्होंने आगे से मैकेनिज्म्स बताए हैं कि 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकती है और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स हमारे पास जो होते हैं उसमें क्या आता है कि न्यूट्रोफिल और जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है एक एंजाइम को, जिसे हम कहते हैं NADPH ऑक्सीडेज। अब ये जो NADPH ऑक्सीडेज होता है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, NADP को और H को, और इस प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस जो है वो इसकी इसमें ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, यानी ऑक्सीजन गेन होगा। फेगोसोम जो होता है वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड एनायन, यानी ये जो हमने बनाया था ये आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपोक्लोरस रेडिकल बना देगा, और ये हाइपोक्लोरस रेडिकल हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर दिया जाता है।
वो डेड हो जाता है और उसके बाद उसको डिग्रेड कर दिया जाता है कुछ एंजाइम्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म भी है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है आपके पास तो लिकोसाइट्स फिर भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? बैक्टीरियल एजेंट्स के थ्रू। ठीक है। जैसे कि डिफेंसेंस हैं, लाइसोसाइम है, प्रोटीजेस हैं, लैक्टोफेरिन है, हाइड्रोलेजेस, ये सारे एंजाइम जो हैं वो क्या करेंगे? फिगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही इनफ है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट केमिकल मीडिएटर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे फर्दर। हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास मोस्टली डिसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेशन के अंदर जो कम्प्लीटली इसका मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से होता है, और एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है। हाँ, तो मोस्टली कल जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो जो चीज़ समझ नहीं है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।